प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मंगलबाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राणा राम। आज हम क्लास 7 का पाठ संख्या 2 जिनका नाम है दादी माँ। दादी माँ सबके घर में होती है और आपके घर में भी शायद होंगी। दादी माँ के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, उनसे क्या क्या सीख मिलती है, ये चीज़ें आपको भली भांति आप परिचित है। दादी माँ यानी कि जो पिताजी की माता जी होती है वो हमारी दादी माँ लगती है। नानी माँ होती है वो माता जी की माता हमारे नानी लगती है। उसी प्रकार मम्मी होती है, घर में परिवार में पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं। लेकिन जो घर में दादा और जो दादी होती है जिनका प्यार आप लोगों को शायद मिला है और किसी के शायद नहीं भी मिला हो तो कोई बात नहीं। लेकिन इस पाठ जो दादी माँ है ये एक कहानी है और कहानी है जिनके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। लेखक दादी माँ नामक कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। और ये दादी माँ किसकी दादी माँ है और इनमें पाठ के बारे में क्या बताया गया है और ये कहानी जब आप विस्तृत रूप से पढ़ोगे या मैं आपको इसके सारांश मुख्य मुख्य बातें हैं वही आपको बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि पाठ बड़ा है और इस प्रकार कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो इस ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमें जो इस पाठ का विशेष जो सारांश है, जो इस पाठ के बारे में क्या बताया गया इस पाठ में, तो विशेष वही है। तो लेखक को जब इनकी दादी माँ का देहांत हो जाता है या दादी माँ की जब डेथ हो जाती है तब लेखक को दादी माँ के साथ बचपन से लगा के अभी वर्तमान तक जिस तरह उनके साथ साथ एक एक घटित घटना का वर्णन किया गया और जो बड़ों का अपने जीवन में क्या महत्व होता है उनका लेखक ने भली भांति बताने का प्रयास किया है। इस कहानी में शिव प्रसाद सिंह ने बताया कि बड़ों के महत्व कि बड़ों का परिवार में क्या महत्व होता है। लेखक बड़े हो चुके, अब लेखक जो शिव प्रसाद सिंह है वो अब बड़े हो चुके हैं और उन्होंने अब तक बहुत तरह तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई यानी जरा सी उनके सामने कोई समस्या पड़ती थी तो उनका मन होता था अनमना हो जाता था या किसी चीज़ में नहीं लगता था तो मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते। जो उनके मित्र थे, मित्र मन जो उनके दोस्त वगैरह थे, वो तो केवल साथ होने का या अलग होने का दिखावा करते थे, लेकिन पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। कौन? जो उसके दोस्त थे। ऐसे समय में लेखक को उसकी दादी माँ बहुत याद आती थी, क्योंकि अब दादी माँ की देहांत हो चुका था। लेखक की दादी ममता, स्नेह और दया की मूर्ति थी। लेखक की जो दादी थी उनमें ममता भी थी, दया भी थी और उसमें एक दया की मूर्ति थी। लेखक ये बताता है कि जब बच्चों में लेखक को बरसात के दिनों में गंद भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया। इस कहानी में ये बताया गया कि लेखक को एक बार बुखार आ जाता है, उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। कि कब? बचपन में, जब गंदे जल में दादी माँ मना भी करती थी कि बेटा मत जा, लेकिन वो मानते नहीं थे और उसमें उसको बुखार भी आ जाता था। लेकिन अब लेखक को वर्तमान में भी बुखार आ गया है। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसको बार बार दादी माँ की याद आ रही थी। लेखक को जब बचपन में बुखार चढ़ जाता था तब वे अपनी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी सबूतरे की मिट्टी लगा, जिस प्रकार हम भी देवी देवता की जो विभूति होती है वो लगाते हैं। तो ये बचपन में दादी माँ का वो भी विश्वास था कि सबूतरे की जो मिट्टी यहाँ पे लगाई जाती है तो उससे बुखार ठीक हो जाता, और वास्तव में एक चमत्कार कह सकते हो कि उसे वो ठीक हो जाता था। लेकिन अब वर्तमान में वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी, उसकी लेखक की दादी, यानी लेखक इसके हैं शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम याद है। जो गांव में छोटे छोटे जो आयुर्वेदिक वेद वगैरह थे वो तरह तरह की दवाएं देते थे कि भाई किस बुखार की दवा क्या होती है, सिर दर्द हो जाए उसकी दवा क्या होती। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी, यानी कि उसको गंदगी हमेशा साफ सफाई स्वच्छता पे, जिस तरह महात्मा गांधी ने स्वच्छता अभियान पर जोर दिया उसी प्रकार तो दादी माँ है उनको भी साफ सफाई विशेष पसंद थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मैस महाराज यानी जो आसपास के जो चिकित्सक है वो उनकी इच्छा अनुसार देखभाल करते हैं। डॉक्टर की शक्ल देखते
उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता था। वो दोपहर दादी माँ रामी की सासी को डांट रही थी। अब जो एक कहानी में एक आप पढ़ोगे तो इसमें नया मोड़ आता है। एक रामी की सासी होती है, उसको डांट रही है। रामी की सासी ने पहले पैसे वापस नहीं दिए थे, पहले पैसे उधार जो लिए थे वो वापस नहीं दिए थे, अब दोबारा पैसे मांगने आई। हो सकता है उनको कोई आवश्यकता हो गई होगी। अब आवश्यकता क्या थी कि उनकी बेटी की शादी के बाद अब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तब मैं वो पैसे है वो आपको वापस दे दूंगी। तो लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उससे भी डांटा। किसको? लेखक को भी डांटा। उसके साथ साथ जो रामी की सासी थी, जो पैसे उसके घर पे मांगने, क्योंकि उसने पहले पैसे ले लिए थे, अब वो पैसे वापस नहीं दे रही थी, मतलब दिया नहीं और फिर दोबारा पैसे मांगने। ऐसे समय में उस दादी माँ ने जो माँ रामी की सासी को डांटा। कई दिनों के बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की सासी का पिछला ऋण भी माफ कर दिया था और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये दिए। अब उस वक्त तो उसने डांटा था, लेकिन जो उसका पिछला यानी जो उसने पैसे समय पे नहीं चुकाए थे, तो वो ऋण भी उसने, जो पैसे उन्होंने उधार लिए थे, वो ऋण भी उसने माफ कर दिया। उसके साथ साथ बेटी की शादी के लिए 10 रुपये, यानी जब बहुत पहले समय के बाद उस वक्त 10 रुपये अपने आप में बहुत ज़्यादा होती थी। अब लेखक के घर में लेखक का एक भाई है जिनका नाम था किशन भैया। क्या नाम था? किशन भैया। उनकी शादी थी। अब लेखक उस समय बुखार आ रहा था, इसलिए वो बारात में नहीं गया। इसलिए लेखक था वो उस बारात में नहीं गया। अपने भैया की शादी में बारात में जाना सबको स्वाभाविक जाना भी चाहिए, लेकिन वो उसको बुखार आने के कारण उसको वो नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। दादी माँ ने लेखक को, यानी जो बचपन का छोटा था उस पर उनको पास में चारपाई थी उसमें उसको सुला दिया। रात में औरतें विवाह की रात को अभिनय कर, जिस प्रकार हमारे यहाँ भी कोई बारात मतलब लड़का जो शादी के लिए चला जाता है तो पीछे यहाँ भी औरतें इस प्रकार कोई अभिनय वगैरह करती है। तो इसी प्रकार उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। अब जो उसके मामा का लड़का था जिनका नाम था राघव, वो विलंब देर पहुंच गया, तो इसलिए वो बारात में नहीं जा सका। औरतों ने ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है, क्योंकि केवल और केवल वहाँ लड़कियाँ और औरतें भी रह सकती हैं, वो अपने मनपसंद बातें वगैरह करती हैं, और उस प्रकार जो शादी में वहाँ होता है वही इसी तरह का अभिनय यहाँ भी करती हैं। तो दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। कि छोटा लड़का वो जो उसका लेखक था शिव प्रसाद सिंह, वो आराम से सोया था, और छोटा लड़का के और ब्रह्मा जी दोनों में जो किसी प्रकार अंतर नहीं होना चाहिए। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट, दुख और सुख दोनों झेले थे। दादा की अचानक मृत्यु हो जाने उदास, जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभ चिंतक बताने वालों की कोई इन्हीं बोला कि अब कोई समस्या नहीं होगी। हर तरह के शुभ चिंतक, इन्हें शुभ चाहने वाले की कोई कमी नहीं। इन्हीं शुभ चिंतकों के कारण घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ भी परंपरा है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे जो मृत्यु भोज करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी कारण शुभ चिंतक का मतलब होता है भला सोचने वाले। जैसे आपने भी देखा हो तो बहुत सारे क्रियाक्रम करने से जीवन का मोक्ष होता है। इस तरह के अंधविश्वास भी इस कविता में इनका भी विरोध किया गया लेखक ने। तो इस कारण लेखक के जो घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई। इसका कारण यह था कि जब इनके पिताजी की यानी दादाजी के, लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई, तब बहुत सारे शुभ चिंतक थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ न कुछ करना सही है। तो इस प्रकार शुभ चिंतक के कारण ही घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत पैसे, दादी माँ ने मना भी किया लेकिन पिताजी नहीं माने, और इस प्रकार उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को 12 दिन का जो खाना भोज होता है, सामूहिक भोज जिनको बोलते हैं, मृत्यु भोज, हालांकि ये अब समाज में भी दंडनीय अपराध भी है, लेकिन फिर भी लोग इस प्रकार कर रहे हैं। तो घर का उधार, अब जो बाहर से पैसे भी उधार लेने पड़े, तो इसलिए उनका कर्ज भी थोड़ा था वो बढ़ गया। एक दिन दादी माँ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। एक कविता में लास्ट में ये भी प्रसंग आया हुआ है। एक दिन दादी माँ है, वो माघ का जो महीना होता है उसमें सर्दी होती है, उसमें वो गीली धोती पहने, थोड़ा कपड़ा था जिसके तन को ढका हुआ था। वो लेखक उनके पास आकर बैठ गया। लेखक था, उनके पास आकर बैठ गया। उसने दादी माँ से रोने का कारण पूछा। अब दादी माँ शायद रो रही थी। दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने
देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को ये समाचार विश्वास नहीं होता। अब लेखक बाहर दूसरी जगह पे शहर में हो सकता है वो गया हुआ था, और इस प्रकार उनको जब समाचार मिला, किशन भैया जो उनके गांव में रहते थे, उनका समाचार मिला कि अब दादी माँ नहीं रही, तो ये लेखक के बचपन में जो उनके संस्मरण, जो उनकी याददाश्त थी, वो इसी पाठ में जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार लेखक ने इस पाठ में बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये देखो, आप चित्र देख रहे हो, इसमें रामी की जो सासी को डांट रही है, एक मिनट, डांट रही है, इस प्रकार इसमें दो कठिन शब्द देखिए। शुभ चिंतक का मतलब होता है भला चाहने वाले, प्रतिकूलता का मतलब होता है विपरीतता, और सन का मतलब होता है रुई, सग का मतलब होता है अभी अभी, निस्तार का मतलब होता है उद्धार, वात्याकर का मतलब होता है तूफान। एक इसमें और आया, मुंह में राम बगल में सूरी, ये एक लोकोक्ति है, इसका मतलब होता है ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाले। उसी प्रकार इसमें एक महीने का भी उल्लेख है जिनका नाम है क्वार का महीना। क्वार का मतलब होता है आशीवान, जो आवत का महीना होता है उसके बारे में बताया गया है। आशीवन का जो महीना होता है उसमें क्वार का महीना होता है, जो भाद्रपद के बाद वो कार्तिक से पहले आता है, यानी कि सितंबर और अक्टूबर महीने में, जो जिसमें न तो ज़्यादा गर्मी रहती है न ही ज़्यादा सर्दी रहती है। तो आज आपको पाठ का जो सारांश था वो आपको मैंने बताने का प्रयास किया गया है। प्यारे विद्यार्थी, मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेसन को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।